माइलिनोमा में मेलानोसाइट्स का कैंसर, यानी जो जो बॉडी में पिगमेंट्स होते हैं वो इरेगुलर ग्रोथ करने लगते हैं। और ल्यूकीमिया में ब्लड कैंसर आता है। लिम्फोमाज में लिम्फ बॉडी यानी लिम्फ फ्लोड्स इन्फेक्टेड होते हैं। स्प्लीन इन्फेक्टेड होगा, लिम्फ नोड इन्फेक्टेड होगा, ये सारे इन्फेक्शन इसमें आएंगे। बस समझ गए। अब हम लोग बेटा एक टॉपिक आता है कि कैंसर के कॉजेस क्या क्या हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, अगर हमको कैंसर का डिटेक्शन करना है तो सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू कर सकते हैं। सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू कैंसर की स्कैनिंग कर सकते हैं हम। बात इतनी क्लियर हो रही है? सीटी स्कैन मैम और एमआरआई के थ्रू यस हम मैम। कैंसर, हाँ मैम कैंसर और ट्यूमर में क्या डिफरेंस है मैम? देखो कैंसर क्या होता है हम लोगों का कि जैसे जब सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स यानी मास ऑफ सेल्स बन गई हैं, मास ऑफ सेल्स यहाँ पर कलेक्ट हो गई खूब सारी, तो जब ये मास ऑफ सेल्स खूब सारी कलेक्ट हो गई हैं तब इसको हम ट्यूमर बोलने लगे हैं। और यही ट्यूमर जब अपना स्पेस बनाएगा, जब ये ट्यूमर अपना स्पेस बनाएगा, अपना स्पेस बना रहा होगा तो इसी चीज को में यहाँ बाउंड होने लगेगा, यहाँ ब्लीडिंग होने लगेगी, तो इस चीज को हम लोग ट्यूमर के नेम से जानते हैं। बात समझ गए? तो मैम जब वो कलेक्ट होके बाउंड होगा तो उसे ट्यूमर कहेंगे? हाँ, जैसे मान लो कि हमारी कोई सेल्स है वो कैंकेरियस ग्रोथ कर रही है और उसने मास ऑफ सेल बना लिया। जब ये छोटा सा मास ऑफ सेल था तब हम इसको ट्यूमर बोल रहे थे। बस समझ गए? और ये ट्यूमर, अभी तो ये ट्यूमर है, जब ट्यूमर हमको पता नहीं चला, तो जब हमारी बॉडी में एक एयर की बबल भी स्पेस नहीं है, जब ये ट्यूमर अपना स्पेस बनाएगा तो जहां स्पेस बना रहा होगा वहां कुछ ना कुछ लॉस करेगा, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय करेगा। तो जो डिस्ट्रॉय करेगा, जो डैमेज कॉज करेगा, वो जो डैमेज कॉज कर रहा है उसकी वजह से ये जो ट्यूमरस ग्रोथ है वो कैंकेरियस हो जाएगी। तो मैम अगर ट्यूमर के फॉर्म में ही निकाल दे पहले तो सेफ हो जाएगा ना वो? तो सेफ हो जाएगा। तो हमको ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग स्टेज, यानी हम लोग कहते हैं जब आप लोग एमआरआई और सीटी स्कैन कराने जाओगे तो डॉक्टर बता देता है कि ये जो सेल्स है वो कैंकेरियस ग्रोथ कर रही है, ये जो सेल्स है वो कैंकेरियस ग्रोथ कर रही है। अगर आप टाइम से नहीं आते तो ये ट्यूमर कैंसर कॉज कर लेता। बात समझ लेते? क्यों? Yes, क्योंकि ma'am. ब्लीडिंग हो जाती, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होके पता चल जाता। अगर किसी भी बाउंड में अंदर से ब्लीडिंग हो रही है और इंटरनल ब्लीडिंग हमारे, जैसे मान लो चाइल्ड बर्थ हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ तो कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे इंटरनल ब्लीडिंग के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, इतना प्रेशर पड़ गया है कि यूट्रस की एंडोमेट्रियम बस्ट हो गई है, बाहर तो ब्लीडिंग होनी चाहिए, जैसे चाइल्ड बर्थ हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगी, बाहर तो ब्लीडिंग होती है, ये नेचुरल है। लेकिन अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो ये नेचुरल नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हम लोगों की बॉडी में ऑर्गन्स ब्लड में फ्लोट करने लगेंगे। जब बॉडी में ऑर्गन्स ब्लड में फ्लोट करेंगे तब कंडीशन क्या आ जाएगी? तब कंडीशन ये आ जाएगी कि ये, और जब जैसे ही ऑर्गन के बाहर हम लोगों का ब्लड आया वो क्लॉट करने लगेगा, क्लॉट करने लगेगा, सूखने लगेगा ऑर्गन, एक एक ट्यूमर अंदर और उसके चारों तरफ ब्लड, और ब्लड का सॉलिड मास, यानी अगर हम छेने को फ्रिज में रख दें तो जो उसके ऊपर का शुगर सॉल्यूशन ड्राई अप होने लगता है, बिल्कुल Yes, सेम ma'am. वही कंडीशन आ जाएगी। यानी एक सॉलिड मास जिसके अंदर पल्प है। अब ये क्या, अगर ये इसको हमने कट किया एक टाइम आने पे तो ये क्या करेगा? सेप्टिसाइटिस कॉज करेगा। अगर हमने इसको कट कर दिया तो सेप्टिसाइटिस कॉज करेगा। क्यों? जब स्टार्टिंग स्टेज थी तो हम नहीं जान पाए, और जब लास्ट स्टेज तो डॉक्टर जान के अनजाना कर देगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम चल रहे हैं दवा देते रहे, कीमोथेरेपी, इस कंडीशन पे अगर हमने सीजर लगा दी तो बॉडी में पॉइजन 110% फैलेगा, 110% फैलेगा। क्यों? जैसे ही सीजर लगाएंगे, कट हुआ तो जो फ्लूइड है वो फैलेगा, कितनी जल्दी जल्दी पहुंच लेंगे, वो फैलेगा, पूरी बॉडी में इंफेक्शन हो जाएगा, फाइनली डेथ होना ही है। तो ट्यूमर, अगर ट्यूमर ट्यूमर किस से पता चल गया और ट्यूमर की सेल्स में भी वो टाइप की ग्रोथ नहीं हुई कि वो ग्रोथ कैंकेरियस रूप लेने लगी। मेरी सपोज करो मेरी हड्डी बढ़ रही है, हड्डी बढ़ रही तो हमें दर्द हो रहा है, तो हम अपना ट्रीटमेंट ना करने के बजाय डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर बता देगा ग्रोथ है, इसको ऐसे ऐसा कर लो, ऑपरेशन करा लो, ये कर लो। लेकिन अगर हम उसको लाइटली लेने लगेंगे तो यही हड्डी जब दर्द करेगी, धीरे धीरे जब दर्द कॉज हो रहा है उस जगह पे, तो जहां हड्डी बढ़ रही है वहां अपना स्पेस बना रही है, तो जब अपना स्पेस बना रही है तो बाकी टिश्यू को किनारे करेगी कि नहीं करेगी? मेरे पैर में एक भी बाल आ जाए उसकी भी जगह नहीं है और वो हड्डी बड़ी चली आ रही है,
जब हड्डी बढ़ के अपनी जगह बना रही तो दूसरी जगह को गायब करेगी, दूसरी जगह को गायब करेगी कि नहीं करेगी। अब वो जो जो सेल्स हट रही हैं वो कैसे हटेंगी, मतलब इस जगह पे हम खड़े हैं, तो अगर इस जगह को आपको लेना है तो क्या करोगे, हमारे जीते जी तो ले नहीं सकते हो, तो उसकी कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये, या तो हमको इनएक्टिव कर दो ड्रग्स दे दे के, और या तो हमको सीधे मार दो, तभी मेरी स्पेस ले सकते हो। हम अपनी मर्जी से दे दो वो एक अनदर बात है, तुम प्यार से हमसे ले लो वो भी एक नजर बात है कि तुम मोटिवेट करके हमको डिमोरलाइज करके ले लो, लेकिन अगर लड़के लेना है कि हम लेके रहेंगे तो उस कंडीशन में हम भी जिद करेंगे कि हम नहीं जाएंगे। तो जब हम यहाँ पर एज इट इज बैठे हो तो मेरी गोद में तो बैठोगे नहीं, तो मेरी स्पेस हटाओगे, और मेरी स्पेस हट सकती है या तो हम इनएक्टिव हो जाए या मेरा दिमाग खराब हो जाए, या तो तुम हमको मार दो, दो ही कंडीशन है। तो वो क्या करती है, मेटास्टेसिस करने लगती है। जब ट्यूमर ग्रोथ हो गई तो मेटास्टेसिस आएगी, सेल पे सेल सेल पे सेल गिरी रहेगी, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन हो गया, काम खत्म हो गया। अब सेल आगे ट्यूमर बना रही है, ट्यूमर ग्रोथ होते 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 चारों तरफ ब्लड लगते लगते चारों तरफ से कॉन्टेक्ट खत्म होते होते सॉलिड मास बन गया है, यानी एक ऐसा बॉल बन गया है जिसमें जान नहीं है। अब ये बॉल रोटेट कर रहा है बॉडी में, अगर यूट्रस में तो वो यूट्रस में रोटेट कर रहा है, जैसे जैसे टहलेगा वैसे वैसे पेन होगा। लास्ट स्टेज पर डॉक्टर कह देगा कि इनको भाई ले जाइए, जितने दिन ये जी रही है उतने दिन जीने दीजिए, बाकी इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट स्टेज को सफर कर रही है। बात समझ रहे हो? यस बच्चों की मैम। कोई दिक्कत है? अगर हमको कैंसर को या ट्यूमर को या पर्टिकुलर ब्रेन में कोई पार्ट है जिसके इन्फेक्शन को पता करना मैम है आप तो मिस हमारी, करते हैं। हाँ बोलो बोलो बेटा, मैं आपकी बच्चों आवाज क्या कट हुआ, गई मैम अभी। कट गई? आ रही नहीं आ रही है? यस आई मैम नहीं अब आई? आ रही है। आ रही है। रिया आ गई क्या? यस मैम। अच्छा, और भानु? देखो, कैंसर को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग का एमआरआई के थ्रू और कॉन्टेक्ट एमआरआई के थ्रू एमआरआई के थ्रू हम कैंसर को ट्रीट करेंगे, इन ट्रीटमेंट नहीं डायग्नोज करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में मसल्स पेन हो रही है तो एमआरआई में क्या होता है, एक ऐसी वो दी जाती है, मैग्नेटिक रेडिएशन दिया जाता है, जिससे वो क्या होता है, मैग्नेटिक रेडिएशन में कंटिन्यूअस जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक एक नर्व, एक एक मसल टिश्यू एकदम इलॉबरेट हो जाते हैं। अब हम ये बात कैसे समझेंगे, हम लोग सेवई खाते हैं, सेवई सेवई खाते हो? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सेवई खाते हो? खाते हैं ना हम लोग सभी, दूध में पड़ी होती है, यस मैम। पतले पतले पतली पतली फाइन ट्यूब्यूल्स है। अगर दूध की क्वांटिटी ज्यादा कर दें तो सेवई के जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो रोटेट करते रहते हैं हाइटी की तरह रोटेट करते यस हैं, मैम। दूध बढ़ाते तो जो, अगर दूध कम कर दें ये सारा बंच बना लेंगे, और अगर दूध बढ़ाते जाएं तो एक पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई एक ऐसा रेडिएशन है जिससे एक मसल्स बिल्कुल इलोबरेट होके एग्जैक्टली फोटोग्राफिक प्लेट पे आ रही है। पता चल जाएगा कि अगर मसल पेन हो रहा है तो कौन सी वेन दब रही है, कौन सी आर्टरी दब रही है, कौन सी नर्व दब रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हम लोग बैठते हैं ऐसे ऐसे बैठे हैं, हाथ सुन्न हो गया, किसी किसी का पैर सुन्न हो गया, सो जाता ना पैर करके, पैर सो गया तो चिंचिनी सी मचने लगती है। यस। चिंचनी क्यों मच रही है, क्योंकि उस कंडीशन पे कहीं पे नर्व एंडिंग ब्लॉक कर रही है। सेंसेशन आया तो, बट इफेक्टर ले नहीं जा पाए, रिसीवर ने रिसीव कर लिया, यानी रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया, इफेक्टर अपना रिस्पॉन्ड नहीं दे पाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, बॉडी हो गई शून्य। धीरे धीरे हम लोग कहते हैं 1 2 3 4 लिखो या 999 लिखो, हम कर क्या रहे हैं, एक्यूपेंचर तो कर रहे हैं। 3 बार 9 लिखने में हम एक बार भी पेन नहीं उठा रहे हैं, तो एक्यूपेंचर कर रहे हैं जिससे नर्व एंडिंग्स खुल जाए। बात समझ गए बच्चों? यस मैम। अब डिप्टीला का बैक्टीरिया बताओ तो। किसका? मैम किसका?
आते हैं हम लोग, हमने कैंसर को कैसे ट्रीट किया है। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी लोग? सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? यस मैम। देखो, अगर हम पूछते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करें, तो ट्रीटमेंट नहीं, पहले तो हम डायग्नोसिस करें। तो कैंसर की डायग्नोसिस हमने की है किससे? सीटी स्कैन। जहां पे हो सकता है, जहां पे सीटी स्कैन हो सकता है वहां पे। कहां पे सीटी स्कैन हो जाएगा? ब्रेन का। अगर ब्रेन ट्यूमर हो तो हो जाएगा, ब्रेन कैंसर है तो हो जाएगा सीटी स्कैन। ज्यादा क्लॉटिंग हो गई कहीं ब्रेन में, कहीं क्लॉटिंग हो रही है, थ्रॉम्बस बन रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? एमआरआई। तो क्या करना पड़ेगा? एमआरआई। एमआरआई एक टेक्निक है जिसमें आप एक रूम में जाएंगे और चारों तरफ से आपको रेडिएशन, ऐसा लगेगा हीट में बैठ गए जाके। उसके बाद जब निकलोगे तो थोड़ा सा चक्कर सा भी आएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेडिएशन हाई पेनिट्रेशन पावर की आपकी बॉडी में पड़ती हैं, जो एक एक टिश्यूज को, एक एक नर्व को, एक एक मस्कुलर टिश्यू को सेपरेट कर देती हैं, अलग अलग कर देती हैं, और एग्जैक्ट पोजीशन डायग्नोस करके ले आती है कि एक्चुअल में सेल का कैंकेरियस ग्रोथ कहां पर है। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? मैम वो जो एक बेड के और अंदर भेजा जा, हाँ हाँ मैम बोलो वो जो बोलो। गोल गोल होता है हर जगह। तो मैम वो नहीं नहीं, एमआरआई जो हो तो सीटी? सीटी स्कैन, अगर आप लेटे हो और आपको मशीन के अंदर भेजा जा रहा है तो दैट इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। जब आप लेटे हो, तो हम जब लेटे रहते हैं तो आपने देखा होगा कभी सीटी स्कैन अगर करवाया हो तो इतना बॉडी पार्ट अंदर जाता है, इतना, मतलब अपने आप रोटेट होगा, अंदर जाएगा, अपने आप बाहर निकलेगा, अपने आप वो मशीन घूमती रहती है, सिर अपना फिक्स रहता है, मशीन घूमेगी, इधर का करना है, इधर का करना, पूरा करना है, जैसा करना होगा सीटी स्कैन वैसा आ जाएगा। बात समझ गए? और सीटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। अब दूसरी बात क्या आती है? एक आता है रेडियोग्राफी, जिसमें एक्स रेडिएशन देते हैं। एक आता है कीमोथेरेपी, जिसमें केमिकल देंगे हम। जब कैंसर हो जाएगा हम केमिकल देंगे, तो इतना हाई डोज केमिकल देंगे कि आपकी बॉडी का एक एक हेयर झड़ जाएगा, एकदम पूरी बॉडी एकदम स्मूथ निकल आएगी, जैसे न्यूली बॉर्न बेबी के भी बाल होते हैं। न्यूली बॉर्न बेबी जैसे निकला, वो म्यूकस में कोटेड, मतलब बॉडी में केमिकल्स का रिएक्शन, अगर वो केमिकल, वो ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी आपको असर कर रही है तो, अगर असर नहीं करेगी तो आप एज इट इज बने रहेंगे और डिसीज भी एज इट इज बनी रहेगी। समझ गए? बात समझ गए? यस मैम। इतनी बात समझ गए? हम लोग पूछेंगे कैंसर क्या है, मेटास्टेसिस क्या है, टाइप्स ऑफ ट्यूमर क्या है, कैंसर हुआ कैसे, सेल्स की कैंकेरियस ग्रोथ हुई, टाइप्स ऑफ ट्यूमर क्या है, जब सेल्स की कैंकेरियस ग्रोथ हुई तो उसने बनाया पहले ट्यूमर। ट्यूमर कितने टाइप के हैं? बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों। मैम आप म्यूट हो। ये क्लास कितने बजे से थी? 12। टाइम तो 12:30 का आया। क्या बढ़िया भाई। देखो, अब यहाँ पे क्या है? कंप्यूटराइज टोमोग्राफी कंडीशन आ गई। उस कंडीशन पे सीटी स्कैन, ब्रेन, एमआरआई, यहाँ पे एमआरआई करवा दिया, ऑटो रेडिएशन यानी रेडियोग्राफी करवा दिया। जब हम रेडियोग्राफी करवाते हैं तो हम रेडिएशन देते हैं, यहाँ पर रेडिएशन देते हैं। बात समझ गए? रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन देते हैं। इस रेडिएशन में हम क्या करते हैं कि एक्सरे का जो पेनिट्रेशन पावर होती है उसके अकॉर्डिंग देते हैं, जिससे हम लोगों की कोई भी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाए। हम लोगों को पूछा जाएगा कैंसर, तो एक रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल कॉज कैंकेरियस ग्रोथ नॉन एज कैंसर। ट्यूमर, मास ऑफ सेल जो रैपिड प्रोलिफरेट है यानी कैंकेरियस मास ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। ट्यूमर कितने टाइप का हुआ? बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर।
तो ट्यूमर में एक बेनाइन ट्यूमर, अगर हमको ओरिजिन पता है यानी कोई चीज की ओरिजिन क्या है, कैंसर कहाँ से हो रहा है, अगर वो चीज हमको पता है तो हम उसको जड़ से खत्म कर दें। जैसे लोग कहते हैं कि एलोपैथ के बजाय होम्योपैथ में ट्रीटमेंट सही है, आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ऐसा ट्रीटमेंट करती है कि उसका बेस पे पहुंच जाती, बेस से चीज को खत्म कर देती है, ऐसा कहते हैं। एलोपैथ क्या सप्रेस करती है, सप्रेस करेगी, जब तक खाएंगे तब तक रहेगी, नहीं खाएंगे एज इट इज बन जाएगी। बात इतनी क्लियर हो रही सबको? बात इतनी सबको क्लियर हो रही है यस बच्चों? मैम। ठीक। उसके बाद अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, ये तो हमने टेक्निक यूज कर ली कि एंटीबॉडीज दे दी, एमआरआई करा लिया, डायग्नोस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब ट्रीटमेंट क्या है कि हम इन सारे ट्रीटमेंट को, इन सारी चीजों को रिमूव कैसे करें। हम रिमूव तब तक कर सकते हैं जब स्टार्टिंग स्टेज है, हम रिमूव या ट्रीटमेंट तब तक कर सकते हैं जब तक हम बच सकते हैं। लेकिन अगर 4th स्टेज पर पहुंच गया है कोई जगह, कोई चीज 4th स्टेज पर पहुंच गई है, तो फिर हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, फिर हम हाथ छोड़ देंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे, जब तक चलते रहेंगे एज इट इज। कीमोथेरेपी भी उस जगह पे असर नहीं करेगी। कीमोथेरेपी तो तब भी असर करती है जब कैंसर की फर्स्ट स्टेज पता चल जाए, और हमको कीमोथेरेपी दी जाती है कि कैंसर का वायरस सप्रेस हो जाए, किल हो जाए, और उसकी भी एक ड्यूरेशन है कि 15-15 या महीने भर में दी जाएगी। महीने से एक दिन ज्यादा नहीं, महीने से एक दिन कम नहीं। क्यों? क्योंकि अगर महीना पार हो गया तो फिर वायरस डेवलप कर जाएगा, फिर वही ABCD पढ़नी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? कैंसर वाली बात समझ में आ गई सबको? कैंसर यस वाली मैम। बात समझ में आ गई सबको? ये लाइलाज बीमारी है, और लाइलाज क्यों है? क्योंकि इसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं है। हाँ, माउथ कैंसर से जरूरी नहीं लोग मर जाएं, बच भी जाते हैं, बच जाएं ये भी जरूरी नहीं है, मर भी जाते हैं, क्योंकि ये तो वायरस है, फैल गया तो चल दिए, नहीं फैल पाया हम जान गए तो बच गए। बात समझ गए? बात इतनी समझ गए सब बच्चे? बच्चों, यस मैम। और ट्रीटमेंट क्या है इसका? सर्जरी, कीमोथेरेपी। सर्जरी कैसी? यूटेरस में हुआ तो सर्जरी करा दो। कीमोथेरेपी क्या? केमिकल। ब्लड कैंसर हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूज करा दो। कोई सर्जरी नहीं, कोई थेरेपी नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक थेरेपी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक थेरेपी है। बात इतनी समझ गए? हाँ बच्चे बोलो, बोलो बेटा। मैम ट्रांसफ्यूजन मतलब? ट्रांसफ्यूजन का मतलब तो ब्लड चढ़वा लेना, दूसरे का ब्लड अपनी बॉडी में चढ़ाना। होगा क्या? मेरी बॉडी का ब्लड एक तरफ से निकलेगा इम्प्योर, दूसरी तरफ से प्योर ब्लड चढ़ेगा, हम बचेंगे उसमें भी नहीं। हम जब एक बार ब्लड निकलवाएंगे तो वायरस तो वहीं रह जाएगा, ब्लड चढ़ाएंगे वायरस वहीं है, उसको फिर मीडियम मिल जाएगा, फिर वो 6 महीने में ग्रोथ कर जाएगा, फिर 6 महीने बाद हमको ट्रांसफ्यूज कराना पड़ेगा, फिर 6 महीने बाद हमको ट्रांसफ्यूज कराना मैम पड़ेगा। कीमोथेरेपी में? कीमोथेरेपी में क्या है कि हम पर्टिकुलर एक रेडिएशन दे रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्ट को। जैसे मान लो ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट में इतना केमिकल रेडिएशन दिया है हमने कि केमिकल से सारे बॉडी के सराउंडिंग्स के टिश्यू भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और म्यूटेट हो जाएगा। हाँ, म्यूटेट कब हो जाएगा? जब अगर लिविंग सेल होती, जब ग्रोथ कैंकेरियस हो गई तो वो ट्यूमर तो बेकार हो गया। अब उस ट्यूमर को हम रेडिएशन से गला रहे हैं, उस रेडिएशन से गला रहे हैं, एक केमिकल दे रहे हैं कि वो एरिया इन्फेक्टेड ना हो, वो एरिया जो चारों तरफ है उसके ट्यूमर का, वो एरिया इन्फेक्टेड ना हो। बात इतनी क्लियर हो गई? हम अपनी बॉडी में रेडिएशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम एक्सरे कराने जाते हैं, सपोज करो कि किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सजेशन देता है कि एक एक्सरे करा लिया है, एक डॉक्टर से एक एक्सरे कराओ, दूसरा डॉक्टर उस एक्सरे को रिजेक्ट कर देता है कि ऐसा करिए आप यहाँ से एक्सरे करवा के आइए। तो क्या हम एक्सरे नहीं करवाते? करवाने जाते हैं ना, तब भी तो म्यूटेशन हो सकता है। किसके लिए प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उसके लिए है जब बेबी अंदर है, रेडिएशन पड़ रही है, प्रॉब्लम उससे है। अगर बेबी की ग्रोथ हो रही है अंदर और हम बार बार अपना एक्सरे करवाने, यूएस कराने पहुंच रहे हैं, तो बेबी को प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके यहाँ डिवीजन चल रहा है ना, कब क्या डिवाइड होकर गायब हो जाए पता ही नहीं। हम बार बार एक्सरे करवाते, बार बार सिटी स्कैन कराते, तो हमारा बॉडी की जो सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे, सेंसिटिविटी खराब हो जाएगी। आप कभी ड्रग्स लेना शुरू कर दो तो एक डोज आपको असर करना बंद कर देगी, फिर डबल डोज, ट्रिपल डोज, हैवी डोज लेनी पड़ती है। हम एडेप्टेशन बना लेते हैं अपना,
जैसे आपको कोई चीज खाने की आदत पड़ जाए तो आप अगर एक पाउच खाते हैं तो आपका एक पाउच सस्टेन नहीं रह पाएगा, 1 से 2 पाउच भी होंगे, 2 से 3 पाउच होंगे, 3 से 4 पाउच होंगे और फिर ये एडिक्शन में आ जाएगा। फिर आपको इतने की आदत पड़ चुकी है, ये चीज आपको असर नहीं कर रही है। कुछ लोग खाते हैं उनको चक्कर आने लगता है, कुछ लोग खाते हैं उनको कोई असर नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहते हैं। कुछ लोगों को एनेस्थीसिया थोड़ा सा दे दो बेहोश हो जाते हैं, कुछ लोग एनेस्थीसिया दे दो आंखें खुली रहती है, बेहोश नहीं होते, उनका वो पार्ट नहीं सेंसिटिव होता है। मतलब क्या है कि अगर हम बॉडी के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बना सकते हैं तो हमको जल्दी जल्दी कोई एनेस्थीसिया नहीं दे सकता। हम चढ़ाते हैं तो हम एनेस्थीसिया डॉक्टर देने से पहले पूछ लेगा कि भाई कुछ करते वरते हो, अगर करते हो तो डोज उस हिसाब से दी जाए। जो पर्सन चेन ड्रिंकर है, चेन स्मोकर है, उसको एनेस्थीसिया बहुत भयंकर देना पड़ता है, वो जल्दी बेहोश नहीं होता है। और चेन ड्रिंकर चेन स्मोकर को तो छोड़ ही दो, तो आपको बताएं हम एनेस्थेटिक जल्दी नहीं होते, हमको एनेस्थीसिया जल्दी होती ही नहीं है। हमको चाहे कितनी भी डोज दे दो, हमको प्रॉपर तरीके से अनकॉन्शियसनेस होती ही नहीं है। जबकि ना हमको चढ़ाते हैं, ना खाते, ना पीते हैं, फिर भी हमको एनेस्थीसिया देर से असर करती है। ये होती है रेजिस्टेंट पावर बॉडी की, ये होती है रेजिस्टेंट पावर। हमको दवा भी, जैसे लोग डिस्प्रिन खा लेते हैं तो उनको नींद आने लगती है, डिस्प्रिन खा लो, एलर्जी की टेबलेट खा लो, कोई भी टेबलेट खा लो, जब नींद आनी होगी तो ही आएगी, अदरवाइज नींद नहीं आएगी। बात समझ रहे हो? ये एडिक्शन है, हमने इतना लिया है तो इतने के लिए एडिक्ट हो रहा है। अगर जैसे कहते हैं ना कि जब हम लोग स्कूटी चलाते हैं तो हम लोगों की एक एवरेज स्पीड बता दी जाती है कि 40 से ऊपर जाना नहीं है, 40 20 35 40 20 35 पे ही चलो तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम संभल के चल रहे हो। 40 को 60 ले जाओ, फिर 60 से सीधे फ्लक्चुएट करो 40, तो फिर एक्सीडेंट होने के, यानी तुम बैलेंस बिगाड़ लोगे। क्योंकि हम लोग की इतनी स्कूटी चलाने की आदत नहीं होती, मतलब ऑन द वे रहने की आदत नहीं होती मेल्स की तरह। मेल्स को बाइक चलाने की आदत होती है, हम लोग जब स्कूटी लेके निकलते हैं तो अक्सर करके उसकी एवरेज स्पीड को सेट कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड अगर भगाएंगे भी स्कूटी तो 40 से ज्यादा नहीं जानी है। बात समझ रहे हो कि अगर एक स्मूथ स्पीड लेके चल रहे हैं तो हमारा टारगेट पॉइंट जल्दी आ जाएगा। अप एंड डाउन फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो हमारा टारगेट खत्म हो जाएगा, पता लगा हम किसी और टारगेट की तरफ चले जाएंगे। बात समझ रहे हो? यस मैम। क्लियर हो रही बात? यही कैंसर का काम है। इसीलिए कहते हैं कि मतलब कैंसर खून पियाऊ टाइप की बीमारी है, हो गई तो लेके जाएगी, चाहे जैसी हो जाए लेके जाएगी। कीमोथेरेपी इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट है कि हर पर्सन उसको एफर्ट नहीं कर पाता। लंग्स कैंसर अभी युवराज सिंह को हुआ था, अगर नॉर्मल किसी मिडिल क्लास फैमिली को हो जाता है तो सीधे उसको डिसाइडेड होता है कि इस बच्चे को अब मरना है। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपोलो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, वो नॉर्मल हर डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने की सोचते कि बच्चा बचा रहे, तो मरते वो लोग ज्यादा हैं। मतलब ये बीमारी भी रईसों की है, रईसों को बीमारी हो तो ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर बेचारे मिडिल क्लास को हो गई तो बेचारे मरते हैं वो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes. बच्चों यस समझ मैम। में आ रहा है? हम कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए जो एंटीबॉडीज देते हैं तो उसका एक केमिकल सब्सटेंस है जो अभी हम लोग उसमें बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंटरफेरॉन। जिसका नाम क्या है? इंटरफेरॉन। बात समझ के? ये जो इंटरफेरॉन है, ये इंटरफेरॉन कैसे बना? हमने कहा जहर जहर को मारता है, ठीक? क्यों? क्योंकि इसको ये पता है कि इसको कैसे किल किया जा सकता है। बात समझ गए? इंटरफेरॉन क्या है? ऐसी सेल से रिलीज हो रहा है, ऐसी सेल से ऑब्टेन हो रहा है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल, ऑब्टेन्ड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल। बात समझ गए? हमने क्या कहा कि जो रेडिएशन थेरेपी है ये इंटरफेरॉन है, हमने इंटरफेरॉन एक एंटीबायोटिक टाइप में दिया है, यानी कीमोथेरेपी में जो दे रहे हैं वो कीमोथेरेपी में हमने क्या दिया है कि एक ऐसी सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, एक ऐसी सेल जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, उस सेल से हाँ ये एंटीबायोटिक कैसे हुआ? इंटरफेरॉन वायरस से ऑब्टेन्ड है। नहीं, सुनो, हमने कहा एज लाइक एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक नहीं है, एज लाइक यानी हम किसी चीज के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं ना, तो हमने एज्यूम किया है
ये एंटीबायोटिक नहीं है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे हम लोग कोई दवा होती है उसको एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज करते हैं, तो हम उसको Yes, एज्यूम कर रहे हैं। बात समझ गए? yes, ma'am. अब बात जरा देखो क्या हो कि हमने एंटीबायोटिक वायरस इन्फेक्टेड सेल से जो केमिकल सब्सटेंस निकल रहा है उसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इस इंटरफेरॉन को कैंसर पीड़ित इंसान में इंजेक्ट करवाना है। ये हो गई कीमोथेरेपी, ये हो गई कीमोथेरेपी। समझ गया? अगर सोचो हमारा Yes. सलाइवा रात में पॉइजनस हो जाता है, हमारा सलाइवा रात में पॉइजनस हो जाता है, अगर हम किसी चीज को रात भर में मुंह में रखते हैं और उसको सुबह उठ के बाहर करते हैं, तो रात भर में जो सलाइवा बन रहा था बॉडी में, वो सलाइवा उसी फूड के चारों तरफ है। अगर हम उसको थूक दें और बर्ड उसको खा ले तो बर्ड की डेथ हो जाएगी। एक बच्चा बार बार अगर किसी को बाइट करता है तो उसके दांतों में सबका स्वेट लग रहा है, और जब वो काट लेगा उससे ब्लीडिंग हो जाएगी, उसका दांत नीला पड़ जाएगा, लाल पड़ जाएगा जगह, तो वो भी डिसीज कॉज कर देगा। इसीलिए जब लोग कहते हैं तो बार बार मुंह में उंगली डालने को मना करते हैं। क्यों? क्योंकि काटे कोई भी फैलेगा जहर ही। बात समझ रहे हो? Yes, ma'am. डाइजेस्ट हो गया कैंसर? Yes, ma'am. हमें लगता है डाइजेस्ट किया, कैंसर तैयार हो गया होगा तुम लोगों को कि कैंसर में क्या क्या हो रहा है, कितने ट्यूमर बन रहे हैं, कितने टाइप के कैंसर हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या, अब तैयार हो गया होगा। जैसे आज हमने कैंसर पढ़ाया, तो आज की ही डेट में कैंसर को तैयार करो, आज की ही डेट में। समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. कोई कुछ नहीं समझ रहा, हमको सब पता चल चुका है। उसके बाद Yes, देखो, हम आज ही कर लेंगे। हाँ इसको करते जाओ। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन कराना है हमको, कर लो उसको भी। देखो, सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल, मतलब ये जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल से केमिकल सब्सटेंस निकाला गया है जिसको वायरस पेशेंट मतलब कैंसर पेशेंट को दिया जाएगा। इम्यूनोथेरेपी दी जाएगी, कीमोथेरेपी दी जाएगी। इम्यूनोथेरेपी क्या है? ये कीमोथेरेपी क्या है? ये इम्यूनिटी, जब किसी पर्सन को कैंसर हो गया तो उसकी इम्यूनिटी क्या स्ट्रांग होगी? वो तो डिजनरेटिव हो गया। ये सब डिजनरेटिव डिसीजेज है। अगर बॉडी में कोई डिसीज ऐसी हो गई जो लाइलाज है तो वो डिजनरेटिव है, आगे डेथ कॉज करेगा। वो डिजनरेशन हो रहा है बॉडी में धीरे धीरे, यानी बॉडी की प्रोग्रेस ना होकर डिमोशन की तरफ जा रहे हैं। आप ही सोचो किसी पर्सन को टीबी है और हम उससे कहते हैं आपके लंग्स की कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर ले जाएंगे, तो हाउ इट इज पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। लंग्स में तो पड़े हैं पैचेस, वो जो सांस ले रहा है वो भी उसकी उधार की है, तो अब इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी? पहले पैचेस तो खत्म हो, पैचेस खत्म होंगे तब तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। कैंसर तो खत्म ही नहीं होना है। टीबी तो बैक्टीरियल है, वो तो खत्म हो भी सकता है, ये तो खत्म ही नहीं होना है। बात समझ गए? Yes, बात ma'am. इतनी समझ गए? अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नशा पत्ती कैसे करते हैं और उसको क्या क्या लेते हैं, यानी ड्रग्स एंड एल्कोहल। ड्रग्स एंड एल्कोहल का क्या इफेक्ट है, एल्कोहलिज्म क्या है, ड्रग एडिक्शन क्या है, वो पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में जरूर मिलेगा और 4-5 क्वेश्चन आप लोगों को नीट में जरूर मिलेंगे। बात समझ गए? एल्कोहलिज्म से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप